हेलो एवरीवन। कल के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग पूरे बुक में जो क्लास 10th का बुक है उसमें 15 चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। कल के वीडियो में जैसे मैं बताया था कि वन शॉट वीडियो के माध्यम से पूरा चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। जैसे पहला चैप्टर हम लोग का वास्तविक संख्या क्लास 10th मैथ का है, वास्तविक संख्या है फर्स्ट चैप्टर। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये देख लीजिए, 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। वास्तविक संख्या में ये 4 ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। दूसरा का यूक्लिडियन विभाजन द्वारा प्रयोग करके मौसा ज्ञात करना, ठीक है। तीसरा का दे दिया है सिद्ध करे कि √3, √5, √7 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये 2 नंबर में बार बार क्वेश्चन हर साल पूछता है, 2 नंबर में इस टाइप का हर साल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फिर एक शांत अशांत से पूछ देता है 2 नंबर में भी और ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है। तो ये हम लोग का इम्पोर्टेंट क्या हो गया, टॉपिक हो गया, ठीक है। इसके बाद से इस पढ़ने से पहले हम लोग कुछ संख्याएं के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चलिए सबसे पहला संख्या देखते हैं, प्राकृतिक संख्या। चलिए सबसे पहला संख्या देखते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से लेकर अनंत की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 ... अनंत तक, ठीक है। किसी भी संख्या का हम लोग को परिभाषा बस नहीं याद रखना है, बस सवाल बन जाना चाहिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, बस सवाल हम लोग को हल कर लेना है, हम लोग का परिभाषा नहीं रखना है, ठीक है। पर प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 1 से लेकर अनंत की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो बताना है 1, और पूछ दे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो अनंत, ठीक है। और पूछ दे 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का अंतर कितना होता है, 2 क्रमागत यानी 2, ये है ना, 1 के बाद 2 आता है, तो 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का अंतर, तो ये दोनों का अंतर कितना है, 1 और 1 करने पर न 2 होता है, तो 1 के बाद 2 कितना अंतर है, 1 का। फिर 2 के बाद 3 आया था, कितना का अंतर हुआ, 1 का हुआ। 3 के बाद 4 आया, कितना का अंतर हुआ, 1 का हुआ। तो वही पूछ रहा है 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का अंतर कितना होता है, तो बताना है कितना, 1 होता है, ठीक है। एक और ये भी क्वेश्चन बनता है कि पूछ देगा कि प्राकृतिक संख्याओं का मौसा कितना होता है, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो इसका भी आंसर होगा 1 ही होता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि प्राकृतिक संख्या समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट संख्या को देखते हैं। चलिए अब दूसरा का आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है, प्राकृतिक संख्या भी हम लोग का पढ़े 1 2 3 ... अनंत तक जाता है, ठीक है। पूर्ण संख्या में केवल 0 शामिल हो जाता है, उसे हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, 0 से लेकर अनंत की संख्याओं को पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग को रटना नहीं है, इसमें 0 से लेकर अनंत की संख्याओं को, और प्राकृतिक संख्या में 1 से लेकर अनंत की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और घुमा कर क्वेश्चन बहुत पूछेगा तो ऐसा पूछ देगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो आंसर होगा हाँ, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होने के लिए देखो कहा है 1 से लेकर अनंत की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और 0 से लेकर अनंत की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखो प्राकृतिक संख्या यहाँ से इसमें शामिल है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि इसमें 0 शामिल है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगर कोई ऐसे संख्या दे दे 2/4 दे दे, या 4/2 दे दे, या √16 दे दे, पूछेगा ये बताओ ये प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या है। अगर पूछ देगा ये प्राकृतिक संख्या है, तो सबसे पहले देख कर नहीं बोलना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। 2 से भाग करेंगे कितना, 2 दूना 4 होगा, तो 2 आ गया।
तो दो ये बताओ, दो एक पूर्ण संख्या भी है और एक प्राकृतिक संख्या भी है। तो देखो √16 का वर्गमूल कितना निकलता है 4, तो 4 एक पूर्ण संख्या भी है और एक प्राकृतिक संख्या भी है। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या भी और 0 से लेकर स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या, इसलिए इसे 4 को प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं और पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए नेक्स्ट संख्या देखते हैं। चलिए अगला संख्या देखते हैं। अगला संख्या हम लोग का है तीसरा पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होता है? 0 से मतलब पूर्ण संख्या 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। इसमें माइनस में भी माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 डॉट डॉट करते माइनस का अनंत तक। ठीक है, यहाँ से अनंत से लेकर यहाँ 1 तक, इसे बोलते हैं हम लोग क्या? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं और इस 0 को शून्य पूर्णांक बोलते हैं। शून्य पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ 1 से लेकर अनंत तक को धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। कौन पूर्णांक बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, देखो पूर्णांक संख्या क्या होता है? 0 से लेकर प्लस में भी अनंत तक और माइनस में भी अनंत तक की संख्याओं को हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या जो माइनस वाला रहता है इसे ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं और जो शून्य होता है उसे शून्य पूर्णांक बोलते हैं और 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है? तो आंसर होगा सही, हाँ। अब क्वेश्चन पूछ देगा, क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि पूर्णांक संख्या में 0 से लेकर अनंत तक भी है और माइनस में भी 1 से लेकर अनंत तक है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या में बस इतना ही ना होता है, पूर्ण संख्या में बस 0 से लेकर अनंत तक ही न होता है, इसलिए ये पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, लेकिन पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे घुमाकर क्वेश्चन 1 नंबरिया में पूछ देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन मान लो एक और ऐसे घुमाकर पूछ देगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है? तो आंसर होगा हाँ, क्योंकि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या में प्राकृतिक संख्या शामिल है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में पूर्णांक संख्या शामिल नहीं है, इसलिए सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये हम लोग का संख्या हो गया। ठीक है, अब चलिए सम संख्या और विषम संख्या के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, चौथा संख्या हमारा सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या उसे बोलते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित कर दे, जैसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो इसमें 2 से कोई भी भाग दो 2 से कट जाएगा, एकदम कट के ख़त्म हो जाएगा। अगर 2 से 2 में करते हो तो 2 एकम 2 ख़त्म। अगर 2 से 4 में करते हो तो 2 दूना 4 ख़त्म। ठीक है, अगर 2 से 10 में करते हो तो 2 पचे 10 ख़त्म। अगर 2 से तुम 8 करते हो तो 2 चौका 8, यानी जो कट जाएगा उसे ही हम लोग, मतलब देखो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है ना, मतलब पूरा कट जा रहा है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या। सम संख्या उसे ही कहते हैं जो पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः काट कूट दे। ठीक है, सम संख्या। विषम संख्या जस्ट इसके अपोजिट होता है। विषम संख्या होता है 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 अनंत तक होता है। ठीक है, विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से
पूर्णतः विभाजित नहीं करता है, मतलब 2 से भाग नहीं लगता है, उसे ही क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। मतलब जो सम संख्या होता है ना, जो सम संख्या हो, सम संख्या तो आप लोग जान गए, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और जो नहीं होता है उसे ही हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जो भाग नहीं लग, देखो जैसे इसको 2 से भाग लगाओ 3 में, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, कितना बचेगा 1, शेष 1 बच गया ना। तो शेष जब बच जाएगा तो ये विषम संख्या हो जाएगा। अगर शेष नहीं बचेगा, पूरा कट जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो सम संख्या और विषम संख्या के बारे में आप लोगों को जानकारी हो गई, ठीक है। क्या समझ लेते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल स्वयं से कटे और 1 से कटे, खुद स्वयं से कटे और 1 से कटे, उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2 3 5 7 डॉट इन्फिनिटी तक, ठीक है। देखो 2 जो है ये 2 से स्वयं कटेगा और 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, 7 भी 7 से कटेगा और 1 से कटेगा, ठीक है। इसे ही हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या का केवल 2 ही गुणज होता है, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो वह संख्या जो 2 से अधिक बार उसका गुणज हो, 2 से अधिक बार गुणज हो। जैसे 4 6 8 10 डॉट इन्फिनिटी तक, ठीक है। जैसे 4 जो है, 4 को 2 से तोड़ सकते हैं, फिर 4 से तोड़ सकते हैं, फिर 1 से तोड़ सकते हैं। यानी 2 से अधिक बार गुणज है ना इसका, ये 4 का 3 गुणज दिख रहे, 3 गुणज है, एक 1 है, एक 4 है, एक 2 है। वैसे ही 10 का भी जब तोड़ेंगे तो 2 से होगा, 5 से होगा, देखो वैसे ही 8 का तोड़ोगे तो 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 1 भी होगा, ठीक है। तो ये 8 का हो जाएगा। तो वो इसे ही भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो 2 से अधिक गुणज हो, और अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जिसका केवल 2 ही गुणज हो, ठीक है। चलिए अब एक बार बहुत क्वेश्चन पूछता है अभाज्य संख्या के बारे में। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछता है अभाज्य संख्या के बारे में। 1 से लेकर 50 तक के बीच में अभाज्य संख्या कुल कितनी है? तो 1 से लेकर 50 तक के बीच में 15 भाज्य संख्या है। कितना भाज्य संख्या है? 15 भाज्य संख्या है, ठीक है। और 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने भाज्य संख्या है? तो 25 अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्या है? तो 25 है। और 1 से लेकर 50 तक के बीच में 15 भाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या समझ लेते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ लेते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। परिमेय संख्या दो रूल फॉलो करता है। एक p/q के रूप में होना चाहिए और दूसरा q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों रूल फॉलो करेगा, ठीक है, तो परिमेय संख्या होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, 2/3, 5/8, 0/5, 2, 3। देखो p/q के रूप फॉलो कर रहा है, p/q का रूल फॉलो कर रहा है। देखो जैसे 2/3 है तो ऊपर p/q यानी ऊपर 2 है और नीचे 3 है, ठीक है। तो ये पहला रूल फॉलो कर दिया, p/q के रूप में है, ठीक है। लेकिन और बोल रहा है q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो q का मान 0 भी नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है, ठीक है। और ये भी उसका रूल फॉलो कर रहा है, 5/8 है तो p/q का रूल फॉलो कर रहा है, और नीचे इसका हर का मान 0 नहीं है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। और ये भी परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि अंश 0 है और हर में 5 है। इसमें बोला है q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो q का मान 5 है, तो इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये भी p/q का रूल फॉलो कर रहा है। और q का मान 0 नहीं है, 1 है, और इसमें भी q का मान 0 नहीं 1 है, इसलिए दोनों का है परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या के बारे में हम लोग समझ गए, ठीक है। अब चलिए समझते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे रूट का 3 हो जाएगा, रूट का 5 हो जाएगा, ठीक है, डॉट डॉट ऐसा ही, जैसे रूट का 19 हो जाएगा, रूट का 11 हो जाएगा, रूट का 13 हो जाएगा। जिसका रूट नहीं निकले, मतलब जिसका वर्गमूल नहीं निकले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आप लोग परिमेय संख्या समझ गए, अपरिमेय संख्या समझ गए, ठीक है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप लोग परिमेय और अपरिमेय को पहचान कर बताइए, ठीक है। जैसे पहला है √3 प्लस √16, दूसरा है √9 प्लस √49, तीसरा है 3/2 प्लस √3, चौथा है 2 प्लस √4, पाँचवा है 3 प्लस √9। चलिए इसमें बताइए कौन परिमेय संख्या कौन अपरिमेय संख्या। इस तरह से जब क्वेश्चन देगा ना तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करके जवाब देना है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। √3 का कुछ नहीं निकलेगा तो √3 ही लिख देंगे, अब बीच में प्लस तो प्लस, और हम लोग जानते हैं 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो ये कैसी संख्या, परिमेय संख्या है, ये कैसा अपरिमेय संख्या। तो जब भी हम परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, अपरिमेय संख्या ही बनता है। तो ये क्या होगा, ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। दूसरा का देखते हैं। दूसरा में 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का, बीच में प्लस तो प्लस, और रूट में 19 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए परिमेय और अपरिमेय को जोड़ने पर अपरिमेय ही प्राप्त होता है। तो इसका भी आंसर अपरिमेय ही होगा, ठीक है। इसके बाद अगला हम देखते हैं, ये परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के रूप में भी है और q का मान 0 भी नहीं है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय को जोड़ने पर अपरिमेय ही प्राप्त होता है, तो इसका भी आंसर अपरिमेय ही होगा, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देखो, ये है 2 परिमेय संख्या है और 4 का वर्गमूल कितना निकलता है, 2 ही निकलता है, बीच में प्लस तो प्लस, इसका कितना निकलता है, 2, तो 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 एक कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है, 4 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये देखो 3 प्लस रूट में कितना है, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 कितना हो गया, 3 6 हो गया। 6 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ये मत समझिएगा कि p/q के रूप में नहीं है, यह है क्योंकि एक नीचे छुपा रहता है, इसके भी नीचे एक छुपा है, तो p/q के रूप दोनों फॉलो कर रहा है और q का मान 0 भी नहीं है, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। चलिए अब हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए तैयार हो गए हैं, ठीक है। अब हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना सीखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मान लो कि 12 हो गया और यहाँ पे 18 हो गया, ठीक है। 12 का गुणनखंड तोड़ो, 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 18 का तोड़ो, 2 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 12 का हो गया, 12 कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3,
अब इसका लिखो 2 गुणे 3 गुणे 3, 18 का है 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन कितना क्या है 2, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। इसमें क्या कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, ठीक है, इसमें 3 कॉमन है तो 3 लिख देंगे, ठीक है। 3 दूना 6, 6 इसका क्या हो गया HCF हो गया, HCF। देखो HCF कैसे निकलता है, अगर दोनों में जो कॉमन रहता है ना उसका गुणनफल ही क्या होता है HCF होता है। अब देखो LCM क्या होता है, ये जो जिसका कॉमन हुआ है ओ, जैसे 2 हुआ, ठीक है, इसका कितना है 3, और जो बच गया है जैसे 3 बच गया है और 2 बच गया है, इसको भी गुणा करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा 2 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 6 दूना 12 तिहाई 2 तिहाई 6 दूना 12, 12 जो 12 तिहाई 36। LCM इसका कितना हो गया 36 हो गया। इसका HCF हो गया 6 और LCM हो गया 36, ठीक है। ये अब देखते हैं सेकंड टॉपिक हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग का मौसक याद करना है। क्या याद करना है, मौसक याद करना है। ये सूत्र को आप ध्यान में रखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य A को कहते हैं और भाजक B को कहते हैं और Q को भागफल कहते हैं और R को शेषफल कहते हैं, ठीक है। हम लोग का मौसक प्राप्त होता है जब R का मान 0 हो जाए। जब R का मान 0 हो जाता है तो हम लोग का मौसक प्राप्त हो जाता है। और मौसक को क्या होता है हमारा, तो मौसक हमारा क्या होता है भाजक होता है, यानी B होता है, ठीक है। चलिए एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन से समझते हैं हम। मान लो क्वेश्चन दे दिया 30, 54 दे दिया, ठीक है। 30 और 54 का भाग करो, 30 में 54 से भाग करेंगे, 30 दूना 60 ज़्यादा हो रहा है तो 30 से कम 30, 4, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1 बच जाएगा, ठीक है। 4 और 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 30 बीच में लाएंगे। अब 24 दूना 48 ज़्यादा हो रहा है तो 24 से कम 24 करेंगे, बच गया कितना, इसमें हासिल लेंगे तो 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा 6 बच जाएगा, ठीक है। और ये कितना, ये कट गया, यहाँ 2 हो गया तो कट गया, यहाँ 6 हो गया और 24 बीच में हो गया, तो 6 चौका 24, 4 बार में कट गया, 6 चौका 24 कट गया, ठीक है। हम लोग का 3 स्टेप में कवर हो गया, ठीक है। इसे बोलते हैं हम भाज्य, इसे बोलते हैं हम लोग भाज्य, इसे बोलते हैं भाजक, और इसे बोलते हैं भागफल। और ये जो शेष बचा है कितना 24, इसे शेषफल बोलते हैं, क्या शेषफल, इसे बोलते हैं शेषफल, ठीक है। अब हम लोग कितने चरण में हुआ है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, 3 चरण में हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट चरण देखते हैं, इस फार्मूला को ध्यान दीजिएगा, भाज्य। तो भाज्य हमारा क्या है, तो भाज्य 54 है, तो लिखेंगे 54 बराबर, इसी पे बैठाना है हमको, ठीक है। भाजक क्या है, तो भाजक हमारा 30 है, ठीक है, 30 गुणा, तो गुणा भागफल, तो भागफल हमारा क्या है, तो 1 है, जोड़ शेषफल हमारा कितना है 24 आ गया है। पहला चरण जो है हम लोग का, फर्स्ट चरण क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो सेकेंड चरण, दूसरा चरण में क्या है, दूसरा चरण में भाज्य कौन है, तो भाज्य हमारा कौन सा 30 है, ठीक है। दूसरा चरण में भाज्य कौन सा है 30 है, 30 भाज्य बराबर, ठीक है, भाजक, तो भाजक इसमें कौन है 24 है, भाजक क्या है 24 गुण है, भागफल कितना है 1 है, प्लस शेषफल कितना आया है 6 आया है, शेषफल आया है कितना 6 आ गया, ठीक है। ये दूसरा चरण हो गया। अब तीसरा चरण देखो, तीसरा चरण में हमको हमारा भाज्य कौन है, तो भाज्य 24 है बराबर, भाजक कौन है, तो भाजक 6 है, गुण भागफल कितना है, तो भागफल 4 है, प्लस शेषफल कितना है, तो शेषफल यहाँ कुछ नहीं तो 0 है, यहाँ शेषफल। जब भी मान शेषफल 0 आ जाए, जब 0 शेषफल हो जाएगा
तो मौसा कौन सा होगा, जो आपका भाजक होगा, ये भाजक वही आपका मौसा हो जाएगा। ठीक है, इसका भाजक क्या है, 6 है, तो ये जो 6 है ये आपका मौसा हो जाएगा। मौसा बराबर 6। ठीक है, मौसा बराबर आपका 6 हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, मान लो एक 8 हो गया और एक यहाँ 32 हो गया। ठीक है, इसको भाग देते हैं। 8 में जब 32 का भाग देंगे तो 8 चौक का कितना होता है, 32, ये कट गया। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भाज्य। ये होता है भाजक और ये होता है भागफल। क्या, भागफल होता है। और ये आपका क्या हो जाएगा, शेषफल। ठीक है, ये आपका शेषफल हो गया। ठीक है, पहला फर्स्ट चरण में क्लियर हो गया। ठीक है, पहला चरण में आप लोगों का है, देखो इसमें भाज्य क्या है, भाज्य बराबर, तो भाज्य कितना है, 32। भाज्य बराबर क्या है, भाजक क्या इसमें 8। भाज्य बराबर भाजक कितना है, 8 है। ठीक है, और गुण है भागफल, तो भागफल कितना है, 4। गुण है भागफल कितना है, 4। और जोड़ शेषफल, तो जोड़ शेषफल कितना है, 0। जब भी शेषफल का मान 0 आ जाए तो हमारा आंसर क्या होता है, भाजक हमारा आंसर हो जाता है। इसमें का भाजक क्या है, हमारा 8 है, तो 8 ही हमारा क्या है, भाजक है। तो मौसा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, मौसा हमारा कितना हो जाएगा, 8। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका यूक्लिडियन विभाजन प्रयोग करके मौसा याद करना। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। शांत और अशांत। ठीक है, शांत और अशांत। शांत होने के लिए कुछ देखो, शांत होने के लिए ऊपर अंश में अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या होना चाहिए। देखो, शांत होने के लिए अंश में अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, बाटा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। जब भी इस रूप में रहेगा तो शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो दे दिया है 2 बटा 2 के पावर 3 गुणा 5 के पावर 4। तो ये आपका कैसी संख्या है, एक ये शांत है। क्यों शांत है, समझा रहा हूँ। देखो ऊपर का है 2 है, तो अभी मैं यहाँ का बोला कि अभाज्य संख्या होना चाहिए। सबसे पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। देखो यहाँ 3 है ना, यानी यहाँ 3 को 2 है। ठीक है, 3 को 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2। ठीक है, गुणा 5 के पावर 4। ठीक है, 1 2 से 1 2 कट गया। ठीक है, तो ऊपर 1 बच गया और यहाँ 2 के पावर 2 है ना, तो 2 के पावर 2 हो गया, गुणा 5 के पावर 4 हो गया। ठीक है, तो ये आपका 2 के पावर m इन 5 के पावर n का रूल फॉलो करा, इसलिए ये कैसी संख्या है, ये एक शांत संख्या है। क्या है, एक शांत है। ये 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए शांत है। ठीक है, और ठीक है, अगर जो इसका रूल फॉलो नहीं करेगा तो ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे 3 हो जाता तो ये एक ऐसी संख्या हो जाती है, अशांत संख्या हो जाती है। ठीक है, चलिए अब एक और एग्जांपल से देखते हैं। तीन बटा 2 के पावर 4, 3/4 3/2 गुणा 3 गुणा 5 पहला हो गया। दूसरा 2/5/2 गुणा 3 गुणा 8। ठीक है,
तीसरा दे दिया 4 बटा 7 बटा 40, 7 बटा 40। ठीक है, चलो तीन क्वेश्चन पहले बनाते हैं। ठीक है, देखो इसमें मैं यह रूल फॉलो नहीं कर रहा है। देखो यहाँ 3 आ गया, इसमें क्या रूल बोल रहा है, केवल 2 और 5 होना चाहिए। हर में केवल 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा अगर कोई आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। लेकिन एक और बात है, यहाँ 3 ऊपर है और 3 नीचे है, 3 से 3 कट गया तो ऊपर क्या बचा, 1 बटा 2 गुणे 5। तो ये आपकी कैसी संख्या है, शांत है। ये क्या होगी, ये शांत हो गई, क्योंकि ये 3 से 3 कट गया। अगर यहाँ पे ऊपर 3 नहीं होता, 1 रहता, तब तो ये अशांत था। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को ये ध्यान देना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, कैसी संख्या होगी, ये शांत होगी। ठीक है, क्योंकि इस रूल का फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब देखो 2 गुणे 3 गुणे 8, ये देखो ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें 3 भी है, ऊपर 5 है, कटा भी नहीं सकते हैं। तो ये कैसी संख्या है, अशांत है। ठीक है, देखो इसको गुणनखंड तोड़ो 40 का, 2 से करेंगे तो 20, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, फिर 2 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। यानी 2 कितने बार है, 1 2 3, 3 बार है। ये 7 बटा 2 के पावर 3 हो गया और 5 गुणे 5 के पावर 1 हो गया। तो ये किसी संख्या एक शांत है। ये क्या है, एक शांत है। क्यों, क्योंकि 2 और 5 है। मैं क्या बोला हूँ कि हर में कभी भी 2 और 5 रहेगा तो शांत रहेगा, और 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो कैसी संख्या हो जाएगी, अशांत संख्या हो जाएगी। ठीक है।